स्टूडेंट सभी को, जैसा कि आज हम लोग बोर्ड पे आप देख ही रहे होंगे इरिगेशन की क्लास जो है लेके उपस्थित हुए हैं। आप लोगों को इससे पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव 2.1 करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे, पर अभी क्या है वो यूनिट ख़त्म नहीं हुई। तो आज यूनिट का ये 2.6 लेक्चर है। आज कोशिश करेंगे कि ये यूनिट ख़त्म हो जाए, नहीं तो कल ख़त्म करेंगे, क्योंकि 12 यूनिट है, 13 हम लोगों को पढ़ना है और जल्दी जल्दी, क्योंकि ऐसे 30 दिन के अंदर अंदर हम लोगों को ख़त्म करके ऑब्जेक्टिव भी देखना है। तो आप लोग भी थोड़ा सा हमें कोऑपरेट करिए, और ताकि जो है जल्दी से सिलेबस को पूरा किया जाए। हम लोगों ने अभी तक मृदा सॉइल वाटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 प्रकार से आर्द्रता ग्राही कोशिकी, और लास्ट क्या था हमारा, आर्द्रता ग्राही कोशिकी और गुरुत्व जल। तीनों हम लोगों ने पढ़ा था कि मृदा में जल पाया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि मृदा कितने प्रकार की होती है। मृदा हमने आप लोगों को हेडिंग शायद डलवाई थी, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की, बताया भी था शायद। मृदा कणों के माप के अनुसार, रचना के आधार पर, आयु के आधार पर। तो तीनों हम लोग देखेंगे। हम लोग इसीलिए पहले से ही लिख दिया क्योंकि समय बचे थोड़ा सा और आपका सिलेबस कवर हो। तो मृदा कणों के माप के अनुसार आप जो है मृदा कणों के माप हमने आपको बता दिया था कि मृदा कण सबसे महीन कण जो होता है उसका माप होता है 0.002 से लेके से लेके 0.002 तक होता है। इसको बोलते हैं क्ले। इसको क्या बोलते हैं? क्ले। और दूसरा इससे थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल्स होगा, उसको बोलेंगे सिल्ट। क्या बोलेंगे? सिल्ट, जो होगा 0.002 से से लेके 0.06 तक। अब उसके ऊपर उससे बड़ा पार्टिकल्स को बोलते हैं सैंड। सैंड 0.06 से लेकर, ये है बच्चों, 0.06 तक लेके 4 तक आप कह सकते हैं, लेकिन लगभग जनरली हम लोग 2 तक ही लेते हैं, और इसे 4 तक सैंड आता है हमारा। तो ये हमारा क्या है कि कणों के साइज के आधार पर हम लोग उसको बांटे हैं। क्ले, सिल्ट, इसके आगे भी आता है, बोल्डर आता है, फिर जो है और भी क्लासिफिकेशन में बड़ा पार्टिकल्स आएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है हम लोग क्लासीफाई मृदा कणों के माप के अनुसार हम लोगों ने किया था। लेकिन हम लोग क्या है कि फसल का काम करते हैं, हम लोग इरिगेशन पढ़ रहे हैं, फसल में जो है देख रहे हैं। तो फसल के हिसाब से क्या होता है, कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जो उसमें कितने परसेंट बालू रहता है, कितने परसेंट क्या रहता है, सिल्ट रहेगा, कितना परसेंट चिकनी मिट्टी या क्ले रहेगा। हमेशा क्ले को चिकनी मिट्टी या एलुमिना भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा ये बात। तो हम लोग ये भी देखेंगे। तो उस तरह हम लोग क्या बोलते हैं कणों के साइज के अनुसार। तो मटियार मृदा, मटियार मृदा कभी आप देखे होंगे कि गांव में लोग मटियार मृदा बोलते हैं कि मटियार है पूरा वो खेत। तो मटियार में 30 से 40% क्ले पाया जाता है, यानी आपका क्ले, मृतिका पाई जाती है। मृतिका आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं, मृतिका। 30 से 40% जिसमें क्ले रहेगा उसको क्या बोलेंगे? मटियार मृदा। बाकी अलग जो है माटी के तौर पे जैसे रहता नहीं है एकदम, आप देखे होंगे। तो क्ले मतलब कुल मिला के चिकनी मिट्टी की मात्रा 30 से 40% रहता है इसमें। और उसके बाद हम आते हैं मटियार दोमट मृदा। ये भी आता है मटियार दोमट मृदा। क्या है मटियार दोमट मृदा में? क्या होता है कि चिकनी मिट्टी बालू की अपेक्षा या माटी की अपेक्षा कम रहता है। इसमें क्या है, क्ले की मात्रा मटियार की अपेक्षा कम रहती है। यानी कि मान के चलिए कि 20% और 30% के आसपास इसमें चिकनी मिट्टी यानी क्ले रहेगा। आप लिख भी सकते हैं 20 से 30% के आसपास। उसके बाद आते हैं दोमट मृदा या लोम मृदा। दोमट मृदा या लोम मृदा ऐसे मृदा है जिसमें सैंड भी पाई जाती है। सैंड भी पाई जाती है। आपका जो है क्या कहते हैं 20% के आसपास इसमें क्या है, क्ले रहता है। 20% इसमें क्या रहता है, क्ले रहता है। बाकी जो है क्या रहता है, सैंड रहता है। बाकी क्या है, सैंड रहता है। तो ऐसे उसमें मृदा में हम लोग देखते हैं। तो ये मृदा में जैसे गेहूँ, मक्का, आलू, चना, ये सब सारी चीज़ें दोमट मृदा या लोम मृदा में होता है। गेहूँ, मक्का, ये सब जो है कहीं भी आप देखेंगे जिसमें सैंड की मात्रा पाई जाती है, उसमें क्या है कि मक्का वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। और जो है इसी वजह से दोमट मृदा या लोम मृदा को
हम लोग आप देखेंगे तो आप उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में उत्तरी क्षेत्रों में चले जाइए तो वहाँ पर ये ज़्यादा पाई जाती है। इसमें चना, अधिकतर चना ज़्यादा होता है। अब आते हैं दोमट बलुआर मृदा में। तो दोमट बलुआर मृदा में चिकनी मिट्टी की मात्रा कितनी होती है? 10% के आसपास चिकनी मिट्टी होती है। दोमट मृदा, बलुआर मृदा में चिकनी मिट्टी कितना? 10% के आसपास होती है। और इसमें जो है सरसों, ज्वार, बाजरा, मूंगफली इत्यादि इसमें जो है हम लिख दे रहे हैं। मूंगफली, आप चले जाइए हरदोई साइड, शाहजहाँपुर के साइड में, तो ये आपको मिट्टी मिलेगी। वहाँ पे क्या है कि 10% सिर्फ इसमें क्या है? चिकनी मिट्टी है, बाकी क्या है? बालू ही बालू है। तो इसमें मूंगफली वगैरह ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती हैं और बाजरा वगैरह होते हैं। अब आते हैं बलुआर मृदा। बलुआर मृदा में क्या है? 5% सिर्फ क्या है? चिकनी मिट्टी पाई जाती है। आप हम ये खाली लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लिख दीजिए, बाकी आप याद रखिएगा कि इसमें कितना % जो है चिकनी मिट्टी होती है। इसमें क्ले जो है 5% मिट्टी का। अब आते हैं हम लोग ह्यूमस मृदा। एक थोड़ा सा नया मृदा है, ये पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश पाया जाता है। ये वनस्पति अथवा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये झारखंड साइड आप पर्वतीय क्षेत्र वहाँ पर है, उत्तराखंड साइड में है, और आपका जो है इधर क्या कहते हैं, आप चले जाइएगा झांसी वगैरह साइड में ये ज़्यादा पाई जाती है। तो हम आज देख लिए मृदा कणों के माप के अनुसार हमने 6 प्रकार का देखा था। मटियार मृदा, ठीक है, मटियार दोमट मृदा, दोमट बलुआर मृदा, बलुआर मृदा, हुमस मृदा। तो ये सारी चीज़ें याद कर लीजिए। मटियार में 30 से 40% क्ले, मटियार दोमट में 20 से 30%, दोमट मृदा में 20% क्ले पाया जाता है, दोमट बलुआर मृदा में 10%, बलुआर मृदा में 5%, हुमस मृदा आपको पर्वतीय क्षेत्रों से पाया जाता है। तो ये हमारा जो है कणों के माप के अनुसार था। अब आते हैं रचना के आधार पर, जल्दी हम लोग देखते हैं। रचना के आधार पर देखेंगे तो जड़ोड़ मृदा एक है, एक अवशिष्ट मृदा, एक काली मृदा, एक खारी या क्षारीय मृदा। जड़ोड़ मृदा क्या है? बच्चों आप लोग देखे होंगे कि पानी से बहते हुए कोई मृदा जो है आके कहीं भी इकट्ठा हो जाती है, तो पानी के द्वारा बह के जो मृदा बनती है ना, उसी को बोलते हैं जड़ोड़ मृदा। इसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। ये आपको सॉइल मैकेनिक्स 3rd ईयर में आपका एक पूरा आपका जो है बुक ही है सिलेबस में, तो वो आपको इसमें पता चलेगा। पानी के द्वारा बहते हुए इकट्ठा हुई मृदा को हम लोग जड़ोड़, लेकिन हवा के द्वारा क्या बोलते हैं? हवा के द्वारा पवनोड़ मृदा। तो दोनों में अंतर है, जड़ोड़ और पवनोड़। पवन के द्वारा हो गया और जड़ोड़ क्या हुआ कि जल के द्वारा, ठीक है। और पवनोड़ को इंग्लिश में बोलते हैं एओलिन जो है सॉइल। अब आते हैं अवशिष्ट मृदा। अवशिष्ट मृदा क्या है? अवशिष्ट मृदा हमारा जो है कि कहीं भी कोई भी जो पर्वतीय क्षेत्र होगा तो वहीं पे उसी का जो है कुछ भाग मैग्नीशियम का और क्या कहते हैं आपका जो है लौह पदार्थ जो है क्षरण होता है। क्षरण का मतलब जैसे बारिश हुई, मान लीजिए ये पर्वत है आपका, यहाँ बारिश हुई, अब यहाँ का जो है लौह पदार्थ है और मैग्नीशियम पदार्थ क्षरण होते होते यहीं पे जाके इकट्ठा हो गई। कहने का मतलब उस पर्वतीय क्षेत्र के पास ही जाके मृदा जो है किसी के थ्रू, चाहे वो हवा के द्वारा हो, चाहे बर्फ़ पड़ रही हो, चाहे बारिश के थ्रू हो, वो इकट्ठा हो जा रहे, तो उसी को क्या बोलेंगे? अवशिष्ट मृदा बोलेंगे। अब आते हैं काली मृदा की बात करते हैं। काली मृदा आप देखे ही होंगे, पानी पाने के बाद वो जो है क्या होता है? संकुचन हो जाता है, फूलने लगता है। तो काली मृदा क्या है कि पानी डाल देंगे फूल जाएगा, सूखा देंगे तो थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो ऐसी मृदा को हम लोग काली मृदा कहते हैं। काली मृदा में चना वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जो है खेती जो है जैसे आपका तंबाकू, गन्ना, ज्वार वगैरह काली मृदा में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब आते हैं क्षारीय मृदा में। तो क्षारीय मृदा आपको पता है कि जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे क्षारीय मृदा हमेशा पाई जाती है, और ऐसे जगहों पे खेती करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो आजकल इतनी जो है डेवलपमेंट हो गई, इतनी दवाइयाँ बन गई, इतना केमिकल्स के द्वारा जो है उस मिट्टी को हम लोग उपजाऊ बना सकते हैं। तो ऐसी मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? खारी या क्षारीय मृदा। अब आते हैं खादर और बांगर की बात करते हैं। तो खादर क्या होता है? जैसे कोई नदी है, अब गंगा जी आपके पास में है और गंगा जी मान लीजिए बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आ गई तो गंगा जी जितनी दूरी पे वो पानी जाएगा उसके बाद वापस आ जाएगा, तो
तो जहाँ तक वो पानी गया था वहाँ पर क्या होगा, एक बढ़िया जो है उपजाऊ ज़मीन बना देती है, उसी ज़मीन को खादर बोलते हैं। अब बांगर क्या है, बांगर क्या है, बहुत दिनों से वो, कभी मान लीजिए कि बाढ़ आई किसी नदी में और उसके बाद वहाँ पे जो है पानी गया, पानी फिर वापस चला आया, लेकिन बहुत साल बाद वहाँ तक फिर नदी वो पानी लेके नहीं गई, तो वहाँ की मृदा क्या हो जाती है, बांगर हो जाती है, एकदम मतलब पथरीली टाइप में हो जाती है, बहुत ठोस हो जाती है। तो ऐसे मृदा थोड़ा सा उपजाऊ कम होती है, तो इसको जो है बांगर बोलते हैं। और जो मृदा तुरंत के तुरंत हाल ही में जो है कोई नदी या नहर जो भी है, पानी वहाँ पे गया फिर वापस चला आया, वहाँ की ज़मीन क्या होगा, पूरा का पूरा जो है बच्चों पूरा एकदम उपजाऊ बना देता है। तो ऐसे ज़मीन को क्या बोलेंगे, खादर और बांगर। दोनों बातें आपको समझ में आई होगी। आई होप आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप नोट्स भी कर सकते हैं। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देखा। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी है फसलों के लिए उपयुक्त मृदा का चयन। हम लोग जब भी फसल वगैरह कहीं भी मान लीजिए आपको नया ज़मीन खरीदना है, लैंड खरीदना है, और वो भी आप फसल के लिए खरीदना चाह रहे हैं, तो भी आपको मृदा के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए उसका चयन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसको जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप सही से चयन नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए वो ज़मीन आपको दिख गई और उस ज़मीन में कोई कमी हो, कोई चीज़ का हो जिससे आपका फसल सही से ना हो पाए, तो वो भी आपकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इरिगेशन में हम लोग इस समय इरिगेशन को ही पढ़ रहे हैं। तो मृदा में उपयुक्त फसलों के लिए उपयुक्त मृदा का चयन, कौन कौन से गुण होने चाहिए। पहला नंबर, मृदा में कोई हानिकारक लवण नहीं होने चाहिए, जैसे कि हमारा कोई भी मृदा में जिससे कि फसलों को नुकसान पहुंचाए। तो पहला पॉइंट हमारा ये रहा, आप लिख सकते हैं इसको। दूसरा पॉइंट है, मृदा में जल ग्रहण क्षमता अधिक होनी चाहिए। मान लीजिए कि मृदा इतनी ज़्यादा कठोर है और फसल आप उगाए उसके बाद आप पानी दिए पड़े हैं और पानी वहाँ तक जड़ों तक पहुँच ही नहीं पा रहा, तो मृदा का जल क्षमता ग्रहण अधिक होना चाहिए। तो ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। मृदा का जल ग्रहण क्षमता बहुत अधिक होनी चाहिए। फिर आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, मृदा को कम से कम 2% से अधिक मटियार भी होना चाहिए, यानी उसमें सैंड की मटियार होना बहुत ज़रूरी है। तो 2% कम से कम मटियार होना चाहिए। फिर आते हैं, मृदा में अकार्बनिक और अकार्बनिक तत्व उचित मात्रा में होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे उचित मात्रा आप लिख सकते हैं, लिखा नहीं गया है, मृदा में कार्बनिक तथा अकार्बनिक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होना चाहिए। अब आते हैं, लास्ट बात करते हैं, मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए, कम से कम 7 होना चाहिए, जो हमारे पानी पीने योग्य होता है। क्योंकि ज़्यादा कर देंगे तो भी दिक्कत है, क्षारीय हो जाएगा, कम कर देंगे तो भी अम्लीय हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम ये यूनिट ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी बच्चों घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।